घर का गार्डन। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, दोनों किसी फिल्म के लव वर्ड की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने सफ़ेद बालों का भी ख्याल नहीं है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। संध्या अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी संध्या की सास रमा उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी बातों को नज़रअंदाज कर मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति दिनेश के लिए लेकर जाती है। दिनेश के सेवानिवृत्त होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपने मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब वो बची ज़िंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। रमा जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में रमा जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती। रसोई के लिए पुदीना, धनिया और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में दिनेश जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता। दरअसल एक और छोटा सा घर वहाँ बना सके इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। रमा जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने ला कर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादातर समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका संध्या नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। राहुल, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? संध्या ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है, जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है, राहुल ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वो गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड अपना डेरा जमाए बैठते हैं। संध्या ने अपने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो, राहुल ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन राहुल पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? दिनेश जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। संध्या को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। राहुल ने अपने विचार दिए। दूर खड़ी रमा जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। दिनेश जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो।
क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना, अब दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब संध्या घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आपको किसी का ध्यान ही नहीं। राहुल थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से संध्या की बकबक भी चालू थी। दिनेश जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन रमा और दिनेश जी के गले से निवाला उतर ही नहीं रहा था। पूरी रात दोनों जागते रहे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से दिनेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दिनेश जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बना लाए थे, लेकिन रमा जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई। पूरा दिन बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा, लेकिन शाम को राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने घर के आगे घर भाड़े में देना है का बोर्ड पढ़ा। राहुल ने दिनेश जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़े है कि हम उसे भाड़े में दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े में रहेंगे, दिनेश जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? राहुल ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, दिनेश जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में राहुल ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया घर ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। दिनेश जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था, राहुल ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारे जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, गार्डन, उसमें लगे हुए ये पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है। अपना समय, अपनी जवानी सब खर्च कर दी, इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता, दिनेश जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा ये गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे हिसाब से जीवन जिए। हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है, और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।